हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे, ज्वाइनिंग या संधि पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम जैसा कि हम जानते हैं संधि का साधारण अर्थ जोड़ होता है, यानी कि जब किसी चीज़ को हम जोड़ते हैं तो उसे हम संधि कह सकते हैं। परंतु व्याकरण में संधि का कुछ अलग ही अर्थ होता है। तो चलिए हम आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 18वां चैप्टर पाठ है हिंदी व्याकरण का। तो चलिए शुरू करते हैं। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के निकट होते हैं तब उच्चारण की सुविधा और संक्षेपीकरण के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनियाँ एक दूसरे से मिला दी जाती हैं। जब दो ध्वनियाँ मिलती हैं तब उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है। यह विकार ही संधि कहलाता है। इसके विपरीत संधि युक्त पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। ये तो हो गई पुस्तक की भाषा। हम संधि को समझेंगे इस तरह से कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं ना। तो जब दो ध्वनियों को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, जब दो ध्वनियों को या दो वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यह संधि होती कैसे है कि जो पहला वर्ण होता है उसका अंतिम ध्वनि, पहले वर्ण की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की वर्ण की प्रथम ध्वनि को हम मिलाते हैं, ठीक है। तो पहले वर्ण के अंतिम ध्वनि, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में देखिए, रमा धन ईश दिया है, ठीक है। तो रमा की अंतिम ध्वनि क्या हुई? आ हुआ, ठीक है, आ। और ईश की प्रथम ध्वनि ई, बड़ी ई हुई, ठीक है। तो आ और ई मिलकर के क्या हो गया? रमेश हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के संधि से कौन सा विकार उत्पन्न हुआ है? ए बन गया है ना, ई का ए बन गया है, आ और ई का ए बन गया है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, भानु उदय। तो छोटा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, तो ये दोनों ध्वनियाँ छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया, भानुदय हो गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं, दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम संधि कहते हैं, ठीक है। दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? जैसे कि रमाधन ईश क्या हो गया? रमेश हो गया। भानु उदय भानुदय हो गया। जगत धन नाथ जगन्नाथ हो गया। दिक धन अंबर दिगंबर हो गया। मनहर मनोहर हो गया। हरिह चंद्र हरिश्चंद्र हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण में स्वर वर्णमाला में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और विसर्ग शब्द भी होते हैं। जो अयोग वा होते हैं, अंग और अह, वो विसर्ग होते हैं। अह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्या होगा? स्वरों का मेल होगा, ठीक है। व्यंजन संधि, तो नाम यही है व्यंजन संधि, तो इसमें क्या होगा? व्यंजन और स्वर का या व्यंजन और व्यंजन का मिलन होगा, ठीक है, मेल होगा। और विसर्ग संधि, तो यहाँ पे विसर्ग रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, ठीक है ना। देखिए, स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से, जब नाम से ही स्पष्ट है स्वर संधि, तो जहाँ पर दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्यालय यहाँ दिया हुआ है, विद्याधन आलय। तो विद्या का अंतिम वर्ण क्या है? आ है और आलय का भी प्रथम वर्ण आ है। तो आ और आ मिलकर के क्या हो गया? आ ही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? स्वर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से महेश्वर, महाधन ईश्वर, तो महा और ईश्वर, तो उसमें महा का अंतिम वर्ण क्या है? आ है और
ईश्वर में ई है, बड़ी ई है, तो आ और ई मिल करके ए हो गया। ठीक है, तो ये भी स्वर संधि हो जाएगी बच्चों। चल ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्वर संधि के भी मुख्यतः स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहले तो हम लोगों ने जाना कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि के कौन से भेद होते हैं। तो स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी ह्रस्व या दीर्घ यानी कि ह्रस्व यानी कि छोटे स्वर अ इ उ, ये छोटे स्वर होते हैं, और दीर्घ यानी कि बड़े स्वर जो बड़ी ई, आ, बड़ा ऊ, ए, ये क्या है, दीर्घ है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो जब ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के आगे वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर होता है। जैसे कि जब दोनों वर्णों में प्रथम वर्ण की भी अंतिम जो ध्वनि है वो क्या है, स्वर ही है, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर है, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि भी क्या है, ह्रस्व या दीर्घ ही है, तो उसके स्थान पर क्या होगा, दीर्घ हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे दीर्घ, जैसे कि परम आत्मा में पहला क्या है, अ है, अधन आ। ठीक है, तो अधन आ मिल करके क्या हो गया, आ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ मिल करके दीर्घ हो गए हैं। ठीक है, जहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ मिल करके दीर्घ हो जाए, ह्रस्व और ह्रस्व मिल करके दीर्घ हो जाए, या दीर्घ और ह्रस्व मिल करके दीर्घ हो जाए, तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि परिणाम हमारा क्या आना चाहिए, दीर्घ आना चाहिए, ह्रस्व स्वर में नहीं आना चाहिए, परिणाम हमारा दीर्घ स्वर में आना चाहिए। विकार जो उत्पन्न हो रहा है उसमें दीर्घ स्वर आना चाहिए, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है, अब देखिए और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। विद्या आलय, विद्याधन आलय, तो इसमें क्या है, विद्या में भी आ है, दीर्घ है, और आलय में भी आ दीर्घ है, दीर्घ और दीर्घ मिल करके क्या हो गए, दीर्घ ही हो गए। उसी तरह से कपीस, कपि धन ईस, तो ह्रस्व और दीर्घ मिल करके दीर्घ हो गए। भानु उदय, ह्रस्व और ह्रस्व स्वर मिल करके दीर्घ स्वर हो गया। और बधु उत्सव, इसमें भी एक दीर्घ स्वर है और एक ह्रस्व स्वर है, तो मिल करके वो दीर्घ स्वर हो गया। यानी कि बच्चों कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर भी स्वर, जिस भी स्वर संधि में क्या होता है, एक ह्रस्व और दीर्घ दूसरे ह्रस्व और दीर्घ से मिल करके दीर्घ बनता है, यानी कि दीर्घ स्वर बनता है, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे के अन्य प्रकारों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।